Hello, welcome to today's episode with Dr. Amit Sharma. Dr. Sharma is Principal Director and Head, Specialty Unit of Joint Replacement, Arthroscopy and Sports Injury at Yashoda Medicity and Yashoda Kaushambi. He is also Director at Cosmic Clinic in Indrapuram and City Clinic in Krishnanagar, Delhi. Joint pain, stiffness, swelling आजकल बहुत कॉमन है, even among younger people. आज हम बात कर रहे हैं अर्थराइटिस के बारे में. Its early signs, symptoms, treatment options, and most importantly, how to manage it and live well. So let's begin. Welcome to the podcast, Dr. Sharma. Dr. Sharma, पहले तो आप हमें ये बताइए कि अर्थराइटिस क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अर्थराइटिस एज के साथ होता है या जॉइंट पेन होता है. तो ये कितना कॉमन है इंडिया में और उसके क्या सिम्टम्स हैं? इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म, आर्थराइटिस को अगर मैं समझाना चाहूँ तो किसी भी जोड़ के दर्द को आर्थराइटिस यानी कि गठिया बोला जाएगा. आपकी छोटी उंगली के जोड़ के दर्द को भी गठिया बोला जाएगा, आपके घुटने के दर्द को भी गठिया बोला जाएगा. सो बेसिकली आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन और पेन ऑफ एनी जॉइंट ऑफ द बॉडी. प्लेन एंड सिंपल टर्म्स, गठिया आर्थराइटिस किसी भी जोड़ को इफेक्ट करते हैं और आम भाषा में गठिया आर्थराइटिस एक ही चीज है. सर, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और ये कितने तरह का होता है? ये आर्थराइटिस मेनली टू टाइप्स का होता है. उसके कई डिफ्रेंसिएशंस हैं, लेकिन जो मेन जो टू टाइप्स हैं वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, जो कि ओल्डर एज ग्रुप में होता है एंड इट इज रिलेटेड टू एज. सेकेंड फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको कि हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं. ये यंगर एज ग्रुप में पाया जाएगा और इसमें जोड़ों की सूजन जो है वो छोटे जोड़ों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी. रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज इन अ यंगर एज ग्रुप. इसकी जो मेन सिम्टम्स हैं वो यंगर एज ग्रुप में आते हैं. ऑस्टियोआर्थराइटिस इज इन एल्डरली एज ग्रुप. इसके मेन सिम्टम्स चलने फिरने पे ज़्यादा होते हैं. सर, ज़्यादातर इंडियन ये सोचते हैं कि जब उन्हें पेन होता है तो पेन किलर से काम चला लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं किसी तरह से. लेकिन हमें कब तक पेन किलर लेना चाहिए और कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? पेन किलर एक बहुत अच्छी चीज़ है, एज द नेम सजेस्ट. वो पेन को कम कर देती है. ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं जैसे कि पैरासीटामोल है, वोवरॉन है, ये लोग लेते हैं और खाते हैं. देखिए, जब तक आपको हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार दर्द की दवा खानी पड़ रही है और आपके सारे काम चल रहे हैं, तब तक तो ये ठीक है. लेकिन अगर आपको रोज एक गोली खानी पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप बीमारी को ठीक नहीं कर रहे हैं, आप उसके सिम्टम को ठीक कर रहे हैं. इफ़ यू आर नीडिंग अ पेन किलर मोर देन वंस इन अ डे और 4 to 5 टाइम्स इन अ वीक, तो इसका मतलब ये है कि आप उस परेशानी को, उस जोड़ के दर्द को दवा खा के ठीक नहीं कर सकते. अब समय आ गया है, आपको किसी भी फॉर्म में स्पेशलिस्ट राय लेनी पड़ेगी. सो हमें डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए. बिल्कुल करना चाहिए कि किस तरह की दवा खानी है, क्योंकि दर्द की दवाएं लिवर किडनी पे असर डालती हैं. एक हद से ज़्यादा अगर खाई तो लिवर किडनी आपके खराब हो सकते हैं. दैट इज़ द रीज़न कि हमें हमेशा ये दवाएं सोच समझ के खानी है. सर, अर्थराइटिस के रिस्क एंड फैक्टर क्या है? हमारे वेट, हाइट, सिटिंग जॉब क्या इसका कारण होते हैं? आर्थराइटिस वेट से रिलेटेड भी है, आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी है, आपके जीन से रिलेटेड भी है. हर चीज़ से आर्थराइटिस रिलेटेड है. अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप मान के चलिए 1 किलो ओवरवेट मतलब आपके घुटनों पे, आपके हिप पे, आपके एंकल पे 4 किलो वजन आ गया. आपकी जीन्स में अगर आपके पेरेंट्स को जोड़ों का दर्द रहा है तो आप में उसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है. सीडेंटरी लाइफस्टाइल, आप बिल्कुल पूरे टाइम ऑफिस में बैठ के काम करते रहते हैं, आप बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहे, तो आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं. मसल्स वीक हो जाएंगी तो वो भी आपके जोड़ को कमज़ोर करती चली जाती हैं. सो इट इज़ वेट, इट इज़ जेनेटिक्स, इट इज़ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. ये सब मिलके आर्थराइटिस को आजकल काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया है. इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एपिडेमिक नाउ. सर, हमारी डाइट भी इंक्लूड है इसमें? देखिए, डाइट का रिलेशन डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये है कि अगर आप प्रोसेस फूड खाएंगे, आप चिकनाई वाले पदार्थ खाएंगे तो क्या होता है, आपका वेट बढ़ेगा. वेट बढ़ेगा तो इट हैज़ गॉट अ डायरेक्ट रिलेशन टू योर आर्थराइटिस. जितना आपका वेट बढ़ता जाएगा उतना ही आपके जोड़ पे लोड ज़्यादा आएगा और वो ख़राब होते चले जाएंगे. दूसरा, जो भी तली हुई चीज़ें हैं, हाई शुगर की चीज़ें हैं, कई बार वो एकदम आपकी बॉडी में शुगर का स्पाइक लाती हैं और उससे भी स्पेशली जो गठियाबाई के दर्द हैं, रूमेटॉइड के दर्द हैं, वो बढ़ सकते हैं. सो डाइट कंट्रोल is very important. It is not directly related to your arthritis, but definitely indirect relation जरूर है. सर, इसका ट्रीटमेंट क्या है अर्थराइटिस का? आर्थराइटिस जो है उसका ट्रीटमेंट
पेशेंट्स सोचते हैं कि शायद हमारे हाथ में नहीं है, यानी कि मरीज के हाथ में खुद नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि 80% ऑफ द आर्थराइटिस पेशेंट जो है वो खुद ट्रीट कर सकते हैं। अगर मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि डिजेनरेटिव आर्थराइटिस की बात करूं, जो कि समय के साथ होती है, जो कि ओल्डर एज ग्रुप यानी 40+ में पाई जाती है, उसका बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको अपने जॉइंट्स को मोबाइल रखना है, आपको अपना वेट कंट्रोल रखना है, आपको डाइट अपनी ठीक रखनी है, एंड यू शुड बी अप एंड अबाउट। आपकी जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो गठियाबाई वाली आर्थराइटिस है, उसका बहुत ज़्यादा खान पान से रिलेशन नहीं है। अगर आपको गठियाबाई डायग्नोज की गई है, उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशंस चाहिए, लेकिन जो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है वो वेरी वेल कंट्रोल की जा सकती है विद फिजियोथेरेपी, विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। सो इफ यू हैव गॉट अ जॉइंट पेन विच इज अफेक्टिंग योर मेन जॉइंट्स यानी कि वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं, तो आपको अपना एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत जरूरी है। सर, जैसे आपने बात करी यहाँ पे फिजियोथेरेपी की, जी, तो अक्सर डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं फिजियोथेरेपी आर्थराइटिस में, जी। और बहुत बेनिफिशियल भी होती है। जी। तो इसका कितना रोल होता है और कब लेना चाहिए और किस तरह से ये इफेक्टिव होता है? फिजियोथेरेपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। क्यों? क्योंकि कोई भी जोड़ जो है वो खुद नहीं चलता, उन जोड़ को मांसपेशियां चलाती हैं। अगर आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो मसल्स दे एक्ट एज अ कुशन। कुशन मीन्स कि अगर आपकी मसल्स अच्छी चल रही हैं तो आपकी बॉडी में वो बिल्कुल लचीलापन रखेंगी, आपकी बॉडी को डिविएट नहीं होने देंगी, और आप जब चल रहे हैं तो बायोमैकेनिक्स मेंटेन रहेंगी। इफ़ यू आर नॉट एक्टिव, मसल्स वीक होती जाएंगी, तो अल्टीमेटली लोड आपके जॉइंट्स पे आएगा और वो ज़्यादा घिसते जाएंगे। ये तो बात हुई ऑस्टियोआर्थराइटिस की। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी क्या होता है, जॉइंट के आसपास स्वेलिंग है, जॉइंट्स जो है वो जमने लगते हैं। जितना मूवमेंट में रखेंगे, जितना आप उसको एक्टिव रखेंगे विथ फिजियोथेरेपिस्ट खुद भी, उतना ही आपको फायदा रहेगा। सर, आपने 2 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस के बारे में बताया हमें, रीमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जी, कि इसके अलावा भी इंडिया में कोई और कॉमन आर्थराइटिस है? आर्थराइटिस के बहुत फॉर्म्स हैं। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस 2 डिवीजन्स हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात हो गई जिसमें जोड़ समय के साथ घिस रहे हैं। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का जो मोस्ट कॉमन वेरिएंट है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। इसके और वेरिएंट्स भी हैं, जैसे कि यूरिक गाउट, आपका यूरिक एसिड थोड़ा बढ़ जाए उससे भी जोड़ खराब हो सकते हैं। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, आपको सोरियासिस नाम की स्किन की बीमारी है, उससे भी आर्थराइटिस हो सकती है। तो इसके कई वेरिएंट्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से ट्रीट होते हैं, लेकिन जो 2 मेन वेरिएंट्स हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है। सर, अक्सर लोग आर्थराइटिस को एक गंभीर बीमारी के रूप में देखते हैं, तो क्या जिसको ये होता है वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, एक्टिव लाइफ जी सकते हैं जो पेशेंट्स हैं, ये नॉर्मल है? ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। आर्थराइटिस को पेशेंट दोनों एक्सट्रीम्स पे देखते हैं। कुछ पेशेंट्स आर्थराइटिस को ऐसे देखते हैं कि आर्थराइटिस का मतलब कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई और वो जिंदगी में ठीक नहीं है। मान लो मैं किसी को डायग्नोज करता हूँ को आपको आर्थराइटिस है, तो उनका पहला सब डॉक्टर साहब ये तो जिंदगी में ठीक नहीं हो सकती। और कुछ लोग इसको अलग स्पेक्ट्रम पे देखते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हो गया, घुटने में दर्द है तो ये तो समय के साथ हो ही जाएगा। समय के साथ बाल सफेद होना नॉर्मल है, समय के साथ झुर्रियाँ आना नॉर्मल है, लेकिन समय के साथ जोड़ों में दर्द बढ़ जाना नॉर्मल नहीं है। ये एक बीमारी है जिसे हमें ट्रीट करना ही चाहिए। सो इन बोथ वेज, टेकिंग इट एज अ वेरी सीरियस डिजीज ये भी ठीक नहीं है, और टोटली निग्लेक्ट करके ये सोचना कि ये तो एज रिलेटेड प्रोसेस है, ये भी ठीक नहीं। सर, ये क्योरेबल है तो एक टाइम के बाद ठीक हो जाते हैं पेशेंट्स, या उसमें कंटिन्यू ही रहता है इसका प्रोसेस? एवरीथिंग इज क्योरेबल। अगर मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करूं, जो समय के साथ जॉइंट घिस रहे हैं, आप लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे, वेट ठीक रखेंगे, फिजियोथेरेपी करते रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। अब इसकी पहली स्टेज है जो आप ठीक कर सकते हैं, यानी कि वेट ठीक रखिए, चलते फिरते रहिए। हम कब बीच में आते हैं, जब इन चीज़ों के बावजूद भी आपको दर्द होने लगे। कंजर्वेटिव मीन्स क्या है, कुछ मेडिसिन हैं जो कि जोड़ की चिकनाई बढ़ाती हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं जो कि जोड़ की चिकनाई बढ़ाती हैं। इन जब दोनों से काम नहीं चलता तो लास्ट स्टेज रिप्लेसमेंट है, लेकिन उसकी जरूरत 100 में से 10 लोगों की पड़ती है। 100 में से 90 लोग अपनी पूरी लाइफ थोड़े बहुत दर्द के साथ, फिजियो के साथ, मेडिसिन के साथ अच्छी तरीके से बिता सकते हैं। हाँ, जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें आप मान के चलिए कि उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट और मेडिसिन भोजन की वो बिल्कुल अलग स्पेक्ट्रम है। वो यंगर एज ग्रुप में होगा। अगर उसकी मेडिसिन आपने कंटिन्यू नहीं करी और आपने सोचा कि सिर्फ फिजियोथेरेपी करके आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक कर लेंगे, वो गलत है। वो जोड़ को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर सकती है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेन ट्रीटमेंट पार्ट कैन बी विदाउट मेडिकेशन एंड फिजियोथेरेपी, बट इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस मेडिसिन प्ले अ वेरी बिग रोल।
सर एक्सरसाइज भी इसमें इम्पोर्टेंट है, हाउ बेनिफिशियल इज? एक्सरसाइज तो हर चीज में इम्पोर्टेंट है। आवर बॉडी इज अ मशीन। आप किसी भी व्हीकल को अगर आप चलाएंगे नहीं, बाहर नहीं निकालेंगे तो पूरी जाम होती जाएगी। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सारे काम रोक के बैठ जाएं। चलना फिरना तो जरूरी है। उसी चलने फिरने के अगर बीच में कोई दर्द आ रहा है तो उसको ठीक करने के ही वेरियस प्रोसेस हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी से ठीक करें, चाहे वो मेडिसिन से ठीक करें, चाहे वो रिप्लेसमेंट से ठीक करें। बट आप मान के चलिए मूवमेंट इज मेडिसिन। अगर आप चलेंगे फिरेंगे नहीं तो बाकी जो वाइटल ऑर्गन बॉडीज के हैं वो भी एक एक करके खराब होते चले जाएंगे। राइट। तो सर जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि फूड डाइट अच्छी होनी चाहिए, डाइट हमारी अच्छी होनी चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए जी और वेट कंट्रोल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जी है इसमें। जी तो ये सब करके एक जो पेशेंट है जिसको अर्थराइटिस है उससे वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। जी ठीक है सर, आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, जी। इसमें मिथ्स क्या रहते हैं लोगों को, पेशेंट्स को? सबसे जो कॉमन मिथ मैं लोगों में देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि डायग्नोसिस होते ही आर्थराइटिस की, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, लोगों को लगता है कि अब ये लाइलाज बीमारी है। ऐसा नहीं है। अगर हम किसी को बीपी डायग्नोस करते हैं, ब्लड प्रेशर, तो ये थोड़ी कि लाइलाज हो गया। बीपी की दवाई बनी है, वो आप लीजिए, नमक कम करिए, आप फूड हैबिट ठीक करिए, आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। ऐसे ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आप मेडिसिन लीजिए, लाइफस्टाइल ठीक करिए, वो ठीक हो जाएगा। सिमिलरली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें भी आप अप एंड अबाउट रहिए, चेकअप कराते रहिए, अपने को एक्टिव रखिए, डॉक्टर के हिसाब से आप अपने जॉइंट्स को चलाइए, फिजियोथेरेपी करते रहिए, आप ठीक रहेंगे। थोड़ा बहुत दर्द कभी कभी रहेगा, बट व्हाट आर मोटिव इज यू विल हैव योर गुड डेज एंड यू विल हैव योर बैड डेज। हमारा मकसद ये है कि आपके अच्छे दिन बहुत ज्यादा रहे, बुरे दिन बहुत कम रहे। सर इसके साथ आप जब सर्जरी करते हैं आर्थराइटिस में, ऐसे भी आप चीज़ें होती हैं जहाँ पे सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है आर्थराइटिस के साथ जी। सो कब आप सजेस्ट करते हैं सर्जरी, इंजेक्शंस, मेडिकेशन कब रिक्वायरमेंट होता है? अब ये सवाल 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। Okay. अगर आपके जॉइंट में इतना पेन है कि आप अपना नॉर्मल एक्टिविटी सारी कर पा रहे हैं लेकिन आपके जो डेली एक्टिविटी है उसमें 10-20% ही फर्क पड़ रहा है, आपकी डेली ब्लड अर्निंग चल रही है, आपकी डेली एक्टिविटी चल रही है, तो वो फिजियोथेरेपी के गैम्बिट में आ जाएगी जी। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि आपको हर स्टेप पे दर्द है, आपको हर काम से पहले सोचना पड़ रहा है कि मैं करूं या ना करूं उस काम को, तब हम इंजेक्शंस या सर्जरी की एडवाइस करते हैं। इंजेक्शंस जो हैं, लुब्रिकेंट इंजेक्शंस हुए, चाहे पीआरपी इंजेक्शंस हुए जो आजकल काफ़ी चल रहे हैं, ये सब जो अर्ली और मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस है उन्हीं में काम करेंगे। इंडिया में क्या प्रॉब्लम मैंने देखी है कि जब इंजेक्शन एडवाइस करते हैं अर्ली स्टेजेस में तो लोग इंजेक्शन नहीं लगवाते, जब घुटना बिल्कुल घिस जाता है तो वो इंजेक्शन की सोचते हैं, तो दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट में चले जाते हैं। सो एट अ स्टेज, अर्ली एंड मॉडरेट स्टेज, इंजेक्शंस आर हेल्पफुल, फिजियो इज हेल्पफुल। लेकिन अगर आपका नी बिल्कुल आपस में चिपक गया, बीच का कार्टिलेज खत्म हो गया, तो ऐसी कोई दवा अनफॉर्चुनेटली नहीं, एक्सपेरिमेंटल तो है लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन नहीं बनी है जो कि आपके घुटने को वापस यहाँ से यहाँ ले आए। तो अगर आपका 60 साल की एज है, आपको कम से कम 20 साल की आगे लाइफ में हम देख रहे हैं और आपके घुटने बेंड हो चुके हैं, एक्सरे में चिपक चुके हैं, आप 5-6 डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, उनमें से 5 में से 4 ने आपको रिप्लेसमेंट की सलाह दी है, तो फिर आपको उस तरफ सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हल्के हल्के और खराब होते हैं। ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, ट्रीटमेंट्स सब चीज़ों के अवेलेबल है स्टेज वाइज, बट एट दैट प्रॉपर स्टेज दैट प्रॉपर ट्रीटमेंट शुड बी टेकन। अलग स्टेज के अलग ट्रीटमेंट है, हम आपस में मिक्स नहीं कर सकते चीज़ों को। सर आजकल सेल एंड जीन थेरेपी का बहुत बज़ है, सो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ ये कितना बेनिफिशियल होगा, कब अवेलेबल होगा और कैसे होगा? ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें बायोलॉजिकल्स का, जीन थेरेपी का साइंटिफिकली बहुत अच्छा रोल है और वो काफ़ी हेल्पफुल है। बट अनफॉर्चुनेटली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसमें जॉइंट घिस गया है, जिसमें हड्डी हड्डी के पास आ गई है, उसके लिए भी पीआरपी, ग्रोथ फैक्टर इंजेक्शंस, कार्टिलेज रीजनरेशन थेरेपी आ गई है लेकिन वो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। उसका बिल्कुल साइंटिफिकली रिसर्च्ड कि हम ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ये होके ही रहेगा ठीक, ऐसा अभी नहीं है। सो वेट, फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड एक्टिव लाइफस्टाइल, अभी तो यही चीजें हैं जो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली आपके घुटनों को, आपके कूल्हों को ये बचा के रखेंगी।
जब ऐसी कोई दवा आ जाएगी कि जिसको लगाने से आपका घुटना नया हो जाए, ओके, आपका कार्टिलेज नया हो जाए, तब उसके बारे में सोचा जाएगा। जैसे आपके दांत में कैविटी हो गई, जी, आज तक ऐसी दवा नहीं बनी जिसको आप खा लें, इंजेक्शन लगा लें और आपके दांत का एनामल नया हो जाए। उसके लिए या तो आपको दांत पे कैप लगवानी या दांत निकलवाना है। सो दिस इज वन एंड द सेम थिंग। जिस दिन ऐसी दवा आ जाएगी कि आपका दांत नया हो जाए, शायद उसी दिन वो दवा भी आ जाए जिसे खाने से या इंजेक्ट करने से आपका घुटना भी नया हो जाए। आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ डेफिनेटली इस पे काफी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। जी, वी माइट गेट इट इन फ्यूचर। ओके सर, आप जब सर्जरी करते हैं तो क्या पॉइंट होता है जब आप पेशेंट को या आर्थराइटिस पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि अब ये सर्जरी होगी, इसकी सर्जरी नेक्स्ट लेवल सर्जरी का होगा? सर्जरी मींस कि मैं फाइनल स्टेज यानी कि रिप्लेसमेंट की बात कर जी, रहा हूँ। रिप्लेसमेंट। पेशेंट को जब अपना घुटने का दर्द हर चीज से रोके, आपको फैमिली फंक्शन में जाना है तो घुटने का दर्द सामने आ जाए, आपको बेसिक सीढ़ी पर चढ़ना कम हो जाए, आपका 6 महीने के अंदर अंदर जो लाइफस्टाइल था, घूमना फिरना था, वो 50% हो जाए। यानी कि अगर आप 5 किलोमीटर वॉक करते थे वो 2.5 किलोमीटर हो गया। आप कहीं भी घूमने फिरने जाते थे, किसी भी फंक्शन में जाते थे, आपने सब मना करना शुरू कर दिया है कि वी विल नॉट गो बिकॉज माई नी स्पिनिंग। ऐसे आगे के 15-20 साल नहीं कट सकते। देन इज द टाइम दैट यू हैव टू गो फॉर अ रिप्लेसमेंट फॉर श्योर। सर, इसमें कितना टाइम लगता है प्रिपेयर करने में पेशेंट को और समझाने में कि कितना ज़रूरी है? आई एम श्योर सारे पेशेंट्स तो एग्री नहीं करते होंगे। देखिए, जो पेशेंट सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जिनका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है, वो बहुत जल्दी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। हैविंग सेड दैट, इंडिया में सारी राय आपस में एक दूसरे को देख के ही बनती है। तो जिसको भी हम रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं, उनका पहला सवाल तो होता है कि हमारे पड़ोसी ने कराया था, उसका खराब हो गया, इसने कराया था, उसका खराब हो गया। लेकिन उनके सर्कमस्टेंसेस आपको नहीं पता। अगर आपका नी खराब हो गया है और आप ठीक होना चाहते हैं, तो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रिप्लेसमेंट की तरफ जाना चाहिए। रिप्लेसमेंट 2 ही कारणों से फेल होते हैं। या तो आप समय से बहुत पहले करा लें, आपका घुटना ठीक है और आप करा बैठे उसको, तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा, आपका घुटना काफ़ी खराब हो गया है, डॉक्टर ने आपको 2020 में बता दिया कि आपको करा लेना चाहिए, एक नहीं 5 डॉक्टर ने बता दिया, लेकिन आप उसको 2025 तक खींच के ले गए, तब भी रिप्लेसमेंट का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। सो डन एट द राइट टाइम, a replacement is a very successful surgery. आज की तारीख में with robotics, with minimally invasive techniques and with all the instrumentation, replacement मुश्किल से 40 मिनट का काम है। If you are the right candidate, you should not hesitate in going for it. And if you have exhausted all the conservative measures. So डॉक्टर शर्मा, आफ्टर द सर्जरी कितने दिन का प्रोसेस होता है कि पेशेंट को रिकवर करने में कितना टाइम लगता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये सब लोगों को क्लैरिटी नहीं होती इस बारे में। जी, रिप्लेसमेंट जो है वो एक तरह से इलाज की शुरुआत है। जब भी मैं किसी का घुटना बदलता हूँ, उस दिन से वो इलाज शुरू होगा। ये गॉल ब्लैडर निकालने जैसा काम नहीं कि हमने निकाल दिया और काम खत्म। किसी भी पेशेंट का हम रिप्लेसमेंट करते हैं, उसको रिप्लेसमेंट का फ़ायदा महसूस होने में कम से कम आप 1 महीना मान लीजिए। हाँ, उसको पलंग से हम नेक्स्ट डे निकाल के चलाना शुरू कर देते हैं, फिजियो स्टार्ट होती है, बट मेरा दिया हुआ दर्द जाने में और रिप्लेसमेंट का फ़ायदा महसूस होने में आप नॉर्मली 4 से 6 हफ्ते का समय मान लें। बट दैट डज नॉट मीन कि पेशेंट इज इन बेड फॉर 4 to 6 वीक्स। दे आर अप एंड अबाउट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। पहले सपोर्ट से चलेंगे, फिर बिना सपोर्ट के घर पे फिजियोथेरेपी चलती रहती है। बट इन 4 to 8 वीक्स सब लोग एक अच्छे तरीके से चलते हुए हमारे पास आना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर शर्मा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आपसे जी, कि पेशेंट्स को क्या चीज़ रोकती है डॉक्टर से कंसल्ट करने में अर्थराइटिस के केस में? जब पेशेंट को अर्थराइटिस होता है, किसी पर्सन को अर्थराइटिस है, तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट करने में क्या चीज़ है जो उसे रोकती है? कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत हल्के हल्के बढ़ती है, वो फ्रैक्चर की तरह नहीं है। गॉड फॉरबिड किसी का फ्रैक्चर हो जाए तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में आ जाता है। आर्थराइटिस स्लोली डेवलप होती है। शुरू में आपको लगता है कि आप पैर ऐसे करके बैठे थे, थोड़ा दर्द होने लगा, फिर सीढ़ी उतरने चढ़ने में दर्द होने लगा, फिर 10 कदम पे होने लगा, फिर 20 कदम होने लगा। तो जब तक वो बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो जाता कि उसकी रोज की डेली ब्रेड अर्निंग, रोज की रोजी रोटी, रोज का खाना पीना इफेक्ट नहीं होता, तब तक वो हमारे पास नहीं आता। तब तक क्या होता है, स्टेज थोड़ी आगे बढ़ जाती है। तो मेरा तो एडवाइस ये है कि अगर आपके किसी भी जॉइंट में ऐसा दर्द चल रहा है जो कि 2-3 महीने से ज़्यादा से है और आपको वो बिना कारण के दर्द हो रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आपको एक स्पेशल एडवाइस ले लेनी चाहिए। और 100 में से 90 लोगों को हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही बताते हैं। फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, मेडिकेशंस, सारा काम इसी पे चलता है। लेकिन दैट शुड बी टेकन एट द
राइट टाइम। Sir, what kind of exercise are safe? ऑल लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस आर सेफ। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज का मतलब है ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग, स्विमिंग, ट्रेडमिल ऑन अ जेंटल पेस, क्रॉस ट्रेनर, सब सेफ हैं। हाँ, क्या आपको नहीं करनी चाहिए? जिसमें जंपिंग थंपिंग इन्वॉल्व हो, जैसे कि स्किपिंग, हार्ड कोर्ट गेम्स जैसे वॉलीबॉल हुआ, बास्केटबॉल हुआ, टेनिस हुआ, ये आपको अवॉइड करना है। बाकी लो इम्पैक्ट सारी एक्टिविटीज आर वेरी गुड फॉर द लेग्स। आप सारे परस्यू कर सकते हैं। आप दौड़ नहीं सकते तो आप वॉक करिए, आपके वॉक करने पर आप साइकिलिंग करिए, साइकिलिंग नहीं कर सकते तो स्विमिंग करिए, बट सम फॉर्म ऑफ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। WHO का भी कहना है कि एटलीस्ट 100 to 120 minutes in a week is absolute mandatory for everyone. For everyone. For everyone. चाहे अर्थराइटिस हो नहीं हो, नहीं हो, ये सबके लिए जरूरी जी, है, सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल। सो सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अर्थराइटिस पेशेंट के लिए? मेरा मैसेज यही है कि आपके जॉइंट्स में अगर पेन शुरू हो गया है तो आपको डॉक्टर के पास जाके सबसे पहले तो डिस्टिंग्विश कराना है कि ये एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि फॉरगिविंग है, जो कि लंबा इलाज चलता है बिना दवाओं के, या फिर वो गठियाबाई यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। एक बार ये डिफ्रेंसिएशन हो गया तो ट्रीटमेंट हमारा दोनों बहुत आराम से चल जाता है। सो डिफ्रेंसिएशन वेदर इट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जरूरी है। और फिजियोथेरेपी भी आप एक बार डॉक्टर से ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट करके ही लीजिए कि आपको कौन सी वाली फिजियोथेरेपी सूट करेगी। नॉर्मली फिजियोथेरेपी सबको फायदा करती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ फिजियो ऐसी होती हैं जो कुछ चीज़ों में अवॉइड करते हैं। तो इट शुड बी अ सुपरवाइज फिजियोथेरेपी कि हमें क्या करवाना है क्या नहीं करवाना, ये बहुत ज़रूरी है। समय पे एडवाइस लीजिए, अपने को एक्टिव रखिए, यू विल बी अप एंड अबाउट। आर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं है, ये एज रिलेटेड प्रोसेस है, कई लोगों में, सबके चलता है, हमारे भी होगा, कईयों के हो चुका और सब ठीक रहते हैं इसमें। Dr. Sharma, thank you for your valuable insights and thank you for giving us your precious time. Thank you. To everyone listening, arthritis is not the end of an active life. With the right knowledge, timely treatment, and active life, you can manage it. If you have joint pain, don't ignore it. Consult with your doctor today. Thank you for tuning in and sharing this episode with your friends and family. Stay healthy, stay happy.